Hello friends, welcome to my YouTube channel Infinite Knowledge and today we gonna talk about एस्कॉन रेजिस्टेंस। तो मैंने ऑलरेडी वीडियोस रखा हुआ है, उसमें मैंने एसबफ रजिस्टर का और बॉड रेट का अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो आपको उसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अभी हम जा रहे हैं एस्कॉन रजिस्टर की तरफ। तो एस्कॉन रजिस्टर का फुल फॉर्म क्या है कि सीरियल कंट्रोल रजिस्टर। सीरियल कंट्रोल मतलब जो आप सीरियल कम्युनिकेशन करते हैं उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल क्यों करना है आपको पता है कि मैं एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन करता हूँ। तो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में मुझे डिफरेंट डिफरेंट स्टार्ट बीट स्टॉप बीट रहता है, तो उसको मुझे कंट्रोल करना है। तो वो कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? एस्कॉन रजिस्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो एस्कॉन रजिस्टर का ये बीट दिया हुआ रहता है, ये फंक्शन दिया हुआ, ये पिन है एस्कॉन रजिस्टर में। तो एस्कॉन रजिस्टर में ये सब फंक्शंस हैं। तो वो फंक्शंस का यूज़ क्या है, हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये क्या डिफ़ाइन करने चाहता है, ये सब SM0 SM1 मुझे क्या कहना चाहता है, मैं उसको यूज़ कैसे कर सकता हूँ सीरियल कम्युनिकेशन वो मैं समझने वाला हूँ, वो मैं आपको वीडियो में समझाने वाला हूँ। मैं तो समझ ही लिया है, मैंने तो समझ लिया, आपको समझाने वाला हूँ। तो अभी अभी ये दोनों को देखते हैं, SM0 और SM1 फर्स्ट। तो SM0 में जब ऐसे सेट करता हूँ, जब SM0 और SM1 को दोनों को 0 0 सेट करता हूँ, ये दोनों को, तो मेरा मोड 0 रहेगा, मोड 0 रहेगा। देन 0 1 सेट करता हूँ तो मोड 1 रहेगा। देन 1 0 1 0 तो मोड 2 रहेगा। और देन डबल 1, दोनों को 1 करता हूँ तो मुझे मोड 3 मिलेगा। तो आपको बताओगे कि टाइमर और काउंटर में भी ऐसे मोड रहते हैं, सेम मोड सीरियल कम्युनिकेशन में भी रहते हैं। ये मोड का पर्टिकुलर फंक्शन है, एक यूनिक फंक्शन है कि मैंने मोड 0 ही क्यों किया, मोड 1 ही क्यों किया। तो वो हम आगे देखने वाले हैं। इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें मोड के ऊपर ही पूरा वीडियो आएगा। मोड, व्हाट इज़ मोड 0, व्हाट इज़ मोड 1, वो फंक्शन कैसे करता है, मोड 1 में काम कैसे करता है, मोड 2 में क्या काम करता है, उसका यूनिक फंक्शंस क्या है, वो अभी हम देखने वाले हैं। लेकिन अभी आप बेसिक के लिए याद रखो कि मोड 0 है वो अपना शिफ्ट रजिस्टर का यूज़ करता है और उसका फिक्स बॉड रेट है। बॉड रेट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। तो उसका बॉड रेट जो है, बॉड रेट वो फिक्स है और वो कितना है, जो आपकी ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी है उससे डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। तो ये आप अपना अभी अभी के लिए याद रखो। अभी मोड वन क्या है, वो एट बीट डेटा ट्रांसफ़र करेगा। और वो किसने बोर्ड रेट पे ऊपर करेगा, वेरिएबल बोर्ड रेट पे करेगा। सेम मोड 2 है, वो 9th बीट डेटा ट्रांसफ़र करेगा, 8 बीट डेटा ट्रांसफ़र करेगा और एक 9th बीट रहेगा, एक्स्ट्रा बीट रहेगा। उसका फंक्शन क्या है वो भी हम आगे देखेंगे। लेकिन वो दो बॉड रेट फिक्स है उसके लिए ये एक और ये दूसरा। ऑसिलेटर फ्रीक्वेंसी को डिवाइड बाई 64 करेंगे और 32 करेंगे। ये दो बॉड रेट फिक्स है। उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, इसका यूज़ करना है या इसका यूज़ करना है, वो भी हम कैसे डिफाइन करते हैं वो भी मैं वीडियो के आगे दिखाने वाला हूँ, आगे के वीडियो में दिखाने वाला हूँ। अभी 9th बीट है, ये भी 9 बीट, लेकिन उसका जो बॉड रेट है वो वेरिएबल है। अभी वो वेरिएबल बॉड रेट मतलब नंबर ऑफ बॉड रेट होगा, बहुत सारा बॉड रेट होगा, उसमें से कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू सिलेक्ट करना रहेगा। तो वो पर्टिकुलर वैल्यू भी कैसे सिलेक्ट करते हैं, उसमें एक्चुअली टाइमर रहता है। टाइमर और मोड के रिस्पेक्ट में मैं वेरिएबल बॉड रेट सिलेक्ट करूँगा, उसका पूरा कैलकुलेशन भी मैं आगे के वीडियो में दिखाऊँगा। अभी के लिए याद रखो कि ये मोड 3 ऐसे मोड है, एक्चुअली 4 मोड है, 0 1 2 3 4। इसमें से जो मोड 0 है वो किसको फॉलो करता है? मोड 0 अपना सिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करता है। ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है कि व्हाट इज़ अ सिंक्रोनस कम्युनिकेशन, व्हाट इज़ अ एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन। तो ये मतलब सिंक्रोनस कम्युनिकेशन है, वो क्या डिफाइन करता है कि उसमें आपको स्टार्ट स्टॉप बीट नहीं रहेगा। उसमें एक्चुअली आपको क्लॉक की फ्रीक्वेंसी दोनों की, रिसीविंग की और ट्रांसमिटिंग की सेम रखनी पड़ेगी और उसके रिस्पेक्ट में आपको डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। लेकिन जो मोड 2 और मोड 3 है, वो आपका एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन को फॉलो करेगा। एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन में आपको क्या रहेगा, उसके लिए आपको स्टार्ट बीट रहेगा और स्टॉप बीट रहेगा, उसको असाइन करना रहेगा, उसके बीच में डेटा रहेगा, फिर एक्स्ट्रा 9th बीट भी आएगा। तो वो सब अभी हम आगे देखने वाले हैं इन डेप्थ में। अभी के लिए आप ऐसा याद रखो कि SM0 या SM1 से मैं डिफरेंट मोड सिलेक्ट कर सकता हूँ। एक्चुअली सबका एक यूनिक फंक्शन है, आपको कौन सा यूज़ करना है वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड रहेगा। ये अभी बेसिक हो गया। अभी SM2 है, SM2 को भूल जाओ, SM2 अभी हम आगे देखेंगे। ये दोनों हो गए, इसको आगे देखेंगे। अभी हम आए RI और TI के ऊपर। रिसीविंग इंटरप्ट, आप इसको रिसीविंग इंटरप्ट फ्लैग ऐसा बोल सकते हो, रिसीव इंटरप्ट फ्लैग। तो इसका यूज़ क्या है, इसको बनाने का यूज़ क्या है, उसको ज़रूरत क्यों पड़ी? तो माइक्रो कंट्रोलर ने कोई भी डेटा रिसीव किया। माइक्रो कंट्रोलर है ये अपना, माइक्रो कंट्रोलर ये अपना डिवाइस है, कोई एक्सटर्नली डिवाइस से डेटा आया।
तो जो डेटा आया वो किस में आएगा, एस बफ में आएगा। ऑब्वियसली एस बफ में डेटा स्टोर होगा। तो यहाँ से मतलब 0101 0000 ये पूरा डेटा 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 4 बार 0 डेटा जैसे ही आया, जैसे ही इसने पूरा डेटा रिसीव कर दिया, माइक्रो कंट्रोलर ने पूरा डेटा रिसीव किया, वैसे ही वो RI फ्लैग को 1 करेगा। रिसीव इंटरप्ट फ्लैग मतलब 1 करेगा, उसका मतलब क्या है कि मैंने डेटा रिसीव कर लिया है और आप एस बफ में से डेटा ले लो, वरना जब नेक्स्ट रिसीविंग चालू होगा तो मेरा डेटा चला जाएगा। आपको कंटिन्यूस में डेटा रिसीव करना है। पहले आपने ये लिखा, उसके बाद ये डेटा है, ये ऐसा डेटा है मेरा। मैंने ये डेटा कंटिन्यूस में रिसीव किया। जैसे ही मैंने पूरा डेटा रिसीव कर दिया, ये पूरा डेटा मैंने माइक्रो कंट्रोलर में रिसीव किया, वो RI फ्लैग को 1 करेगा। RI फ्लैग मुझे क्या बताएगा कि आपका डेटा आ गया है, आपका डेटा रिसीव हो गया है। एसबफ में डेटा सब डेटा रिसीव हो गया है एक्सटर्नल डिवाइस से। उसको आप सेव कर लो पर्टिकुलर लोकेशन के। मुझे उसको सेव करना है तो मैं एसबफ में से एक्यूमुलेटर में ले जाऊंगा और उसको बाद उसको मैं कोई पोर्ट में सेव कर दूंगा, मतलब रजिस्टर में सेव कर दो। तो ये मेरा डेटा सेव हो गया। और जो मैं इसको सेव नहीं करता है उसको एसबफ में ही रखता हूँ। तो जब नेक्स्ट डेटा कम्युनिकेशन होना चालू होगा तो ये मेरा चला जाएगा। मतलब अभी इसके अलावा एसबफ में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, क्योंकि मुझे अभी ये डेटा रिसीव करना है नीचे वाला। तो ये डेटा मेरा चला गया, ये डेटा लॉस हो गया। तो मतलब अपना डेटा लॉस ना हो, उसके लिए हम रिसीविंग इंटरप्ट फ्लैग को 1 करते हैं। जैसे ही माइक्रो कंट्रोलर ने डेटा रिसीव किया, एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव किया, वो इंडिकेट करेगा RI फ्लैग के थ्रू कि भाई डेटा आ गया है, डेटा ले ले वरना चला जाएगा, ये भी नहीं मिलेगा तुझे। वो डेटा मिल गया है, उसको स्टोर करने के लिए, उसको सेव करने के लिए RI फ्लैग का यूज़ करते हैं। दिस इज़ द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन दिस RI। सेम TI यहाँ RI है, ऐसे TI है। वो ट्रांसमिटिंग इंटरप्ट फ्लैग, इसको कैसे रिसीव इंटरप्ट है वैसे भी ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग होता है। मतलब इसका यूज़ भी सेम यही प्रिंसिपल पे होता है कि माइक्रो कंट्रोलर को डेटा सेंड कर रहा है, माइक्रो कंट्रोलर है और ये अपना एक्सटर्नल डिवाइस है, उसको डेटा सेंड कर रहा है। ओके, तो मेरा डेटा किस में मैं रखूँगा, एस बफ में रखूँगा। तो सेम एस बफ में कोई डेटा रहेगा ऐसा। तो मैंने सेंड किया, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो यहाँ पर 0 आया, यहाँ 1 1 1 0 0 0 0, ये पूरा डेटा यहाँ से यहाँ आ गया। जैसे ही मेरा पूरा डेटा ट्रांसफ़र होकर एक्सटर्नल डिवाइस पे चला गया, वैसे ही माइक्रो कंट्रोलर खुद उस ये फ्लैग को ऑन करेगा, मतलब TI फ्लैग को 1 करेगा। वो क्या दिखाएगा कि भाई एस बफ में जो डेटा था वो ट्रांसमिट हो गया है, अभी नेक्स्ट डेटा ला, दूसरा डेटा ला, उसको भी मुझे ट्रांसफ़र करना है, ये दिखाएगा। ये ट्रांसमिट इंटरप्ट फ्लैग से आपको पता चलेगा कि मैंने जो डेटा एस बफ में रखा था वो पूरा ट्रांसफ़र हो गया है और अभी नेक्स्ट डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मैं रेडी हूँ। माइक्रो कंट्रोलर खुद रेडी है, ये माइक्रो कंट्रोलर खुद अनेबल करेगा। और आपको मतलब प्रोग्रामिंग के थ्रू TI फ्लैग को 0 करना पड़ेगा। मतलब इसमें क्या रहता है कि मैंने ऐसा लिखा कि आप ऐसा समझो कि एस बफ से, अभी प्रोग्राम तो नहीं लिख रहा मैं, उसको सिंपल ऐसे एस बफ से मेरा डेटा गया एक्सटर्नल डिवाइस, मतलब ये डेटा जा रहा है तो हम कंटिन्यूस क्या चेक करेंगे, जंप इफ बीट सेट TI देन L1। मैं कंटिन्यूसली ये चेक करता हूँ कि मेरा बीट सेट नहीं है, तब तक मुझे यहाँ पर जंप करना, मतलब मेरा डेटा तब तक ट्रांसफ़र हो रहा है। और जैसे ही मेरा बीट सेट हुआ, TI सेट हुआ, मुझे क्या करना है, क्लियर करना है TI को। ये मेरा सेट हुआ, उसको मुझे 0 करना है। वो 0 मैं खुद करूँगा, वो प्रोग्रामिंग के थ्रू करना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने अपने पार्ट में आता है। मतलब समझो, अब कंफ्यूज ना हो कि TI फ्लैग को माइक्रो कंट्रोलर ने TI को 1 किया, माइक्रो कंट्रोलर ने मुझे बताया कि हाँ भाई मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो गया है, लेकिन फिर से ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस, मतलब दूसरा डेटा ट्रांसफ़र करना है। मतलब दूसरा डेटा ये है, चलो समझो ये मेरा दूसरा डेटा है, अभी मुझे इसको भी ट्रांसफ़र करना है। तो एक बार TI फ्लैग 1 हुआ तो वो तो 1 ही रहेगा, तो उसको आपसे खुद प्रोग्रामर को उसको क्लियर करना पड़ेगा। अदरवाइज़ वो क्या रहेगा, वो तो ऐसा ही समझता रहेगा कि मेरा डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया है। खाली कंफ्यूज ना हो,
आप इसको छोड़ दो, इसका हम प्रोग्रामिंग में देखें। जब आप एक्चुअल प्रोग्राम करेंगे ना तो और डीप में समझ आएगा। अभी के लिए इसको ऐसा समझ लो कि क्लियर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये ऐसा समझेगा माइक्रो कंट्रोलर कि मेरा डेटा ट्रांसफ़र हो गया। TI फ्लैग अपना कंटिन्यूस में 1 रहता है, ऐसा समझेगा। वो कंटिन्यूस 1 नहीं रहना चाहिए। वो कब 1 होना चाहिए? TI फ्लैग जब मेरा डेटा ट्रांसफ़र कंप्लीट हुआ है तभी 1 होना चाहिए। इसके कारण हम क्लियर करते हैं। इन डेप्थ आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। प्रोग्राम जब लिखेगा ना आपको एग्जैक्ट समझ आ जाएगा। ये तो मैंने सिंपली आपको दिखा दिया कि ऐसा रहता है। सेम RI के और TI के लिए आपको पता चल गया कि डेटा जैसे रिसीव हुआ तो 1 हुआ, डेटा जैसे ट्रांसफ़र हुआ तो ये 1 हुआ। सेम TB8 और RB8 और RB8 में क्या रहता है? आपने जो डेटा रिसीव किया उसका जो 9th बीट है, मैंने डेटा रिसीव किया यहाँ से, मैंने डेटा यहाँ रिसीव किया तो उसका जो 9th बीट आएगा, 9th बीट इसमें स्टोर होगा RB8 में। और मैं जब डेटा सेंड कर रहा हूँ तो जो 9th बीट डेटा सेंड करता हूँ, 9th बीट कब आएगा? जब आप मोड 2 और 3 में जा रहे हो तब 9th बीट रहेगा। ये स्पेशल मोड है, इसमें 9th बीट में कुछ डेटा रहता है। आप मोड जब समझोगे तो आपका तो पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ 8 बीट डेटा, व्हाट इज़ 9 बीट डेटा। अभी के लिए ऐसा समझो कि जो 9th बीट है वो मेरा इसमें स्टोर हो रहा है, बराबर। ये सिंपल हो गया। REN क्या है? रिसीव एनेबल। आपको दो समझ में आया। मैंने डेटा रिसीव किया, उसका जो 9th बीट है, 9th बीट मतलब आप ऐसा समझो कि एक बार मैं दिखा देता हूँ। चलो, ये मेरा स्टार्ट बीट हुआ, स्टार्ट बीट, फिर 8 बीट डेटा है, टोटल 8 बीट डेटा, एक्चुअल डेटा 8 बीट डेटा। ये मेरा काम का है। ये जो लिखा है ना, ये मेरा 8 बीट डेटा है, बराबर। 8 बीट डेटा के बाद मेरा एक एक्स्ट्रा 9th बीट होगा। 9th बीट ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। वो एक्चुअली डिपेंड करता है कि आपने प्रोग्राम कैसा डिफाइन किया है। ये जो 9th बीट होता है, इसका जो स्टोर होगा ये यहाँ पर स्टोर होगा। और जब ट्रांसमिट करेंगे तो यहाँ पर होगा, रिसीव करेंगे तो यहाँ पर होगा, और फिर ये अपना स्टॉप बीट आएगा यहाँ पर। तो ये बीच वाला, ये जो 9th बीट आया, ये इसके लिए ये 2 बीट रखे हैं डिफाइन करके। उसका पर्टिकुलरली यूज़ रहता है, वो हम आगे समझने वाले हैं कि उसको यूज़ कैसे करते हैं और क्यों रहता है। रिसीव अनेबल, जब तक ये मैं 1 नहीं करूँगा, जब तक ये बीट को मैं 1 नहीं करूँगा तब तक मेरा माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव नहीं करेगा। मतलब कि मुझे इसको तो 1 करना ही पड़ेगा, उसके बाद ही मेरा डेटा रिसीविंग फ्रॉम एक्सटर्नल डिवाइस चालू होगा, रिसीव करने का चालू होगा। तो आपको ये 5 चीज़ समझ में आ गई, ये 2 चीज़ समझ में आ गई। आई होप आपको समझ में आ गया। मुझे पता है कि आप यहाँ पर थोड़े कंफ्यूज हो रहे होंगे, ये क्लियर क्यों करते हैं, लेकिन ये आप प्रोग्रामिंग में एक बार खाली प्रोग्रामिंग देख लोगे, इसका पूरा समझ आ जाएगा क्यों इसको क्लियर करते हैं। क्लियर इसके लिए कि ये जो किया है वो माइक्रो कंट्रोलर ने 1 किया है, माइक्रो कंट्रोलर खुद ने किया है। जैसे ही उसने डेटा को ट्रांसमिट कर दिया या रिसीव कर दिया, वो ये हम नहीं करते, लेकिन उसको वापस एसिडिस करना पड़ेगा ना, उसको एसिडिस करने के लिए क्लियर करते हैं। सिंपल ऐसा समझो। तो आपको ये भी समझ आ गया। RI रिसीव इंटरप्ट, ट्रांसमिट इंटरप्ट। जैसे ही डेटा रिसीव हो गया ये 1 हो गया, जैसे ही डेटा ट्रांसफ़र, टोटली डेटा ट्रांसफ़र हो गया ये 1 हो गया। ये क्या स्टोर करेगा? मैंने डेटा जो रिसीव किया है उसमें जो 9th बीट है, 9th बीट वो रिसीव करेगा। TB8 में जो डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ उसकी जो 9th बीट है वो इसमें स्टोर रहेगा। REN जब तक 1 नहीं हुआ तब तक मेरा माइक्रो कंट्रोलर एक्सटर्नल डिवाइस से कोई भी डेटा रिसीव नहीं करेगा। SM0 और SM1 ये दोनों का यूज़ हम मोड सिलेक्शन के लिए करते हैं। बाकी रहा SM2। अभी चलते हैं SM2 की तरफ। तो अभी हम SM2 देखते हैं कि SM2 का यूज़ कैसे हम कर सकते हैं। तो यूजुअली हम SM2 को क्या रखते हैं कि जो हमारा SM2 है वो यूजुअली 0 रहता है, लेकिन जब मैं उसको 1 करता हूँ और मेरा मोड 2 और 3 ये दोनों में से कोई भी एक मोड सिलेक्टेड है, 2 और 3 दोनों में से कोई भी एक मोड सिलेक्टेड और मेरा 1 है, मेरा SM2 1 है, तो क्या करेगा वो क्या करेगा कि वो RB8 मतलब RB8 जो अपना 9th बीट सेव होता है, RB8 में आपको पता है कि जो 9th बीट रिसीव होता है वो सेव होता है। तो मेरा RB8 बीट जब तक 0 रिसीव नहीं होता, मतलब RB8 9th बीट तो 0 ही होना चाहिए और वो 0 इसमें नहीं आता, तब तक अपना जो रिसीविंग इंटरप्ट पिन है वो 1 नहीं होगा, वो 1 नहीं करेगा। ये कौन सा, ये किसके थ्रू होता है? ये माइक्रो कंट्रोलर खुद करता है। उसका प्रोग्रामिंग ही ऐसा है कि जब मैं SM2 को 1 रखूँगा तब 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 क्या होगा कि मेरा RI 1 नहीं होगा। कब तक नहीं होगा 1?
जब तक मेरा 9th बिट 0 रिसीव नहीं होता कि इसमें RB8 में, तो मेरा जो 9th बिट 1 रहेगा, जो उसमें से जो डेटा रिसीव कर रहा हूँ उसमें से 9th बिट जो 1 आएगा तो इसमें 1 जाएगा, तो जो 1 जाएगा तो तब मेरा RI 1 नहीं होगा, मेरा RI 0 ही रहेगा। मतलब रिसीविंग इंटरप्ट पिन अपना 1 नहीं होगा। तो उसको चेक करने के लिए हम SM2 1 का यूज़ करते हैं। एक्चुअली इसका यूज़ है ही नहीं, हम एक्चुअली यूज़ करते ही नहीं है। ये बहुत स्पेशल फंक्शन में यूज़ होता है। यूजुअली हम SM2 को 0 ही रखते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि SM2 जो 1 रहेगा तो वो क्या चेक करेगा कि RB8 बिट अपना 0 आया कि नहीं आया। RB8 बिट में जैसे ही 0 आएगा उसके बाद अपना RI फ्लैग 1 होगा और RI अपना इंटरप्ट होगा। सो आई होप आपको पता चल गया होगा कि सभी के फंक्शंस क्या है। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। SM0 SM1 आपका मोड सिलेक्शंस के लिए है। SM2 क्या है, SM2 अभी एक्सप्लेन किया कि जो मैं यूजुअली उसको 0 रखता हूँ, लेकिन जब 1 रखता हूँ तो वो RB8 में क्या चेक करेगा कि 0 आया कि नहीं आया। जैसे ही 0 आया उसके बाद मेरा RI फ्लैग 1 होगा, उसके बाद RI इंटरप्ट फ्लैग 1 करेगा माइक्रो कंट्रोलर। उसके बाद अपना क्या रहता है, REN पिन रहता है। REN जब तक 1 नहीं होगा तब तक मेरा रिसीव एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव करने का चालू नहीं होगा, जब तक मेरा RI 1 नहीं होगा तब तक। उसके बाद क्या होता है, REN 1 नहीं होगा तब तक। REN जब तक 1 नहीं होगा, जब REN 1 होगा उसके बाद ही मेरा एक्सटर्नल डिवाइस से डेटा रिसीव होना चालू होगा। TB8 RB8 आपको पता है कि 9th बिट रहता है जो डेटा मेरा सेव करता है। एंड TI RI अपना क्या रहता है, टाइमर इंटरप्ट और रिसीविंग इंटरप्ट। वो क्या करेगा कि जैसे ही मेरा डिवाइस में से डेटा ट्रांसफ़र हो गया ये 1 होगा, जैसे ही मेरा डिवाइस रिसीव कर लिया डेटा सब कुछ, RI फ्लैग मेरा 1 हो जाएगा। रिसीव कहाँ होगा, SBUF में, SBUF रजिस्टर में डेटा रिसीव होगा। जैसे SBUF में डेटा रिसीव हो गया RI फ्लैग 1 हो गया, जैसे SBUF से सब डेटा ट्रांसफ़र हो गया TI फ्लैग 1 हो गया। तो ये बेसिक है एस्कॉन रजिस्टर का। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल इनफाइनाइट नॉलेज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप उसका कमेंट कर सकते हो, और इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें सभी मोड एक्सप्लेन करूँगा इन डेप्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।